आज के इस प्रोग्राम में हम ख़ास तौर पर ख़वातीन को होने वाले सर्वाइकल कैंसर और उसके होने से पहले सिम्टम्स के बारे में बात करने जा रहे हैं और अपने मुख्तलिफ मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के ख़यालात से इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब इस प्रोग्राम से फ़ायदा हासिल करें। ख़ातीन हज़रात, आज हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने ख़ातीन की सेहत व बहूत के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी और मैं हमारे मेहमान ख़ुसूस के बारे में अचीवमेंट्स और उनकी काबिलियत के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। I would like to invite Dr. Suhail Qureshi, who is a medical oncologist working at Fortis Hospital, Shalimar Bagh. Having been a meritorious student throughout his academic career, he completed his schooling from Air Force Bal Bharti School, Lodhi Road. He went on to study MBBS course from Pune and later completed his postgraduate studies in internal medicine from the prestigious Safdarjung Hospital, New Delhi. His training in oncology began in 2009 from Safdarjung Hospital itself, from where he completed his 3-year senior residency in medical oncology and hematology. He then pursued a 1-year fellowship in bone marrow transplant and hemato-oncology from Medanta Hospital, Gurgaon. Following this, he pursued super specialty DNB in medical oncology from the reputed BL Kapoor Hospital, Pusa Road, and has been a consultant in medical oncology since the completion of his training. He is currently the additional director and head of medical oncology at Fortis Hospital, Shalimar Bagh, and continues to serve society and ease the suffering of his patients. He has authored a number of articles and book chapters in oncology and is also actively involved in training DNB students in medical oncology. He frequently participates in conferences, seminars, and many such cancer awareness initiatives for the general public and school students. मैं इंतहाई अदब के साथ डॉक्टर सुहेल कुरैशी से दरख्वास्त करती हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और हमें अपने इल्म और तजुर्बे से मुस्तफ़ीद करें, और साथ ही मैं दरख्वास्त करती हूँ हमारे सरबराह शरीफुद्दीन साहब से कि वो यहाँ आएँ और डॉक्टर सुहेल कुरैशी को एजाज़ से नवाजें। Let's give them a warm round of applause. बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं दरख्वास्त करती हूँ कि डॉक्टर साइमा को भी एजाज़ से नवाजने के लिए डॉक्टर फरहादीबा आगे आएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़िज़ हज़रात, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे एक बार फिर इस मौके से नवाजा कि मैं आप लोगों से मुखातिब हो सकूं और कुछ अहम बातें हमारी सेहत के एतबार से कर सकूं। हमने आज से गुज़िश्ता तकरीबन 4 महीने पहले यहीं पर एक इसी तरीक़े की तक़रीब मुनक़्क़िद हुई थी जिसमें मैंने मर्दों में होने वाले मुख्तलिफ़ कैंसर्स के बारे में ज़िक्र किया और कई लोगों ने मुझसे उस वक्त इस बात की दरख्वास्त भी करी और मुतालबा किया कि इसी तरीक़े की एक तक़रीब मुनक़्क़िद की जाए जिसमें ख़वातीन से रिलेटेड कैंसर्स के बारे में बात की जाए और ख़वातीन की जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो कि आम तौर पे मैंने अपने मेडिकल करियर में ये नोटिस किया कि बहुत सारी ख़वातीन अपनी हेल्थ के मुतालिक उतनी अवेयर और उतनी ज़्यादा उसके तवज्जो नहीं देती। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, घर की ज़िम्मेदारियाँ, बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ, और एक तरीक़े से घर को पूरे एक डोर में बांध कर चलाना एक आसान काम नहीं है।
और इस पूरी की पूरी मशक्क़त में वो कहीं ना कहीं अपनी सेहत से को नज़रअंदाज कर देती हैं। कुछ इस वजह से और कुछ इस वजह से भी कि कुछ कैंसर्स इस तरीके के होते हैं कि हमारे माशरे में एक उन चीज़ों के बारे में बात करना, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर या सर्वाइकल कैंसर या ख़वातीन में और दूसरे दीगर कैंसर्स जो होते हैं, उनके बारे में बात करने में जो लेडीज़ हैं, ख़ास तौर से हमारे मुस्लिम माशरे में, कम्युनिटी में थोड़ा झिझकती हैं। एक उनके अंदर हेजिटेशन होता है, किसी से बताने में एक शर्म महसूस करती हैं। और इस एतबार से मैंने बहुत सारी लेडीज़ को उस स्टेज पर डायग्नोज होते हुए देखा है जब बीमारी अपने पैर काफ़ी पसार चुकी होती है और कैंसर जिस्म में काफ़ी फैल चुका होता है। और अगर उनको शुरुआती दौर में पकड़ लिया जाता तो शायद उस बीमारी का जड़ से मिटाकर इलाज होना मुमकिन था, उसको क्योर होना और ठीक होना हम कर पाते। इसलिए ये ज़रूरी है कि हमारे माशरे में ये मैसेज जाए कि कैंसर आज के ज़माने में उस तरीक़े की ख़तरनाक बीमारी नहीं है जिससे हम सब लोग डरते थे और जिससे हम लोग इलाज के लाइलाज बीमारी के रूप में जानते थे। तो उन्हीं कुछ बातों पे मैं कुछ रोशनी डालूँगा और उसमें तफसीली तौर पे साइमा आप लोगों से मुखातिब होंगी। सो ये हमारे मुल्क में कैंसर का एक छोटा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि इंडिया में फ़ीमेल्स में सबसे कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है और सेकंड नंबर पे फीमेल्स में जो कॉमन कैंसर है वो सर्विक्स का कैंसर। सर्विक्स क्या होता है डॉक्टर साइमा बताएंगी आपको। जो हमारा यूट्रस जिसमें बच्चा जो है वो पनपता है 9 महीने, उस गर्भाशय के, उस यूट्रस के जो मुंह का हिस्सा होता है उसको सर्विक्स कहते हैं, जहाँ से बच्चा बाहर आता है। सेकंड नंबर पे सर्विक्स कैंसर है। और मेल्स में, मर्दों में सबसे कॉमन कैंसर मुंह का कैंसर है, क्योंकि गुटखा, पान मसाला, सिगरेट, खैनी, इन सब चीज़ों के सेवन से इस तरीके के कैंसर में ओरल कैंसर मेल्स में सबसे कॉमन है। इंडिया में हर साल जितनी भी डेथ्स होती हैं उसमें 20% डेथ्स कैंसर की वजह से होती हैं, यानी हर 5 में से 1 डेथ का कहीं ना कहीं कैंसर से कनेक्शन है, या तो बजाते खुद या इनडायरेक्टली। उसकी वजह यह भी है कि तकरीबन 70% कैंसर्स जो हैं हिंदुस्तान में, जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया, वो लेट स्टेज में डायग्नोज होते हैं। हर साल 5.5 लाख अफराद हिंदुस्तान में सिर्फ कैंसर से अपनी जान खोते हैं। आप इस नंबर को पर्सपेक्टिव में रखने के लिए इमेजिन करिए कि जब कोविड में हमने 2 साल एक बहुत ही काला दौर पूरी इंसानियत के लिए देखा, तो एक साल में हिंदुस्तान में 3.5 लाख या 4 लाख अनऑफिशियल एस्टिमेट्स में डेथ हुई थी। और उस 4 लाख डेथ्स में, भले ही वो 3-4 महीने में ही उन कोविड के दौरान हुई, लेकिन उन 4 लाख डेथ्स ने रोंगटे खड़े कर दिए थे पूरी इंसानियत के, पूरी हिंदुस्तान के। वो कैसा दौर हम सब पे गुजरा है हम सब जानते हैं। पर इमेजिन करिए कि हर साल उतने लोग कैंसर से अपनी ज़िंदगी खोते हैं, हर साल। और ये एक साइलेंट किलर है जिस पे कभी उतना शोर होता ही नहीं जैसा हमने कोविड के दौरान देखा। इंडिया में 3rd लार्जेस्ट कैंसर पेशेंट्स की पॉपुलेशन है चाइना और यूएसए के बाद। और ये वो रेस है जो हम जीतना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम इस रेस में पीछे रहें। और इसीलिए अर्ली डिटेक्शन, जो कि जल्दी बीमारी को पकड़कर क्योर किया जाता है, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कैंसर को हरा पाएँ या उस जंग में किसी तरीके की कामयाबी हासिल कर पाएँ। तो ये आप सब लोग एक पिक्चर देख रहे हैं, 1963 नवंबर की ये पिक्चर है। अगर आप में से कोई भी इस पिक्चर के बारे में जानता हो कि ये हम क्या देख रहे हैं उसमें, तो आप खड़े होकर बता सकते हैं, अपनी जगह बैठे बैठे बता सकते हैं। नवंबर 1963 में ये शुरुआत है हिंदुस्तान के स्पेस प्रोग्राम की। उस वक्त केरला के सूबे में एक छोटा सा गांव है थुम्बा, थिरुवनंतपुरम, जो वहाँ का कैपिटल है, उसके पास समुंदर के किनारे। वहाँ से हिंदुस्तान ने अपना पहला रॉकेट फ़िज़ा में छोड़ा था नवंबर 1963 में। और तब हमारे पास ऐसे एडवांस्ड व्हीकल्स भी नहीं थे कि हम रॉकेट के पार्ट्स को लॉन्च स्टेशन तक ले जा सकें। और उस रॉकेट के पार्ट्स को छोटा छोटा करके बैलगाड़ियों में और साइकिल पर लॉन्च स्टेशन पर ले जाके असेंबल किया गया था, जहाँ से हिंदुस्तान ने अपना पहला रॉकेट फ़िज़ा में छोड़ा था 1963 नवंबर में। और इस मुहिम में हमारे 2 बहुत बड़े साइंटिस्ट शामिल थे।
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब भारत रत्न, और उनके मेंटर और उनके टीचर डॉक्टर विक्रम साराभाई साहब, जिन्होंने नींव रखी हिंदुस्तान के स्पेस प्रोग्राम की। और अब ये 2023 में 60 साल के बाद ये फोटो है एस्पिरेशनल 21वीं शताब्दी के हिंदुस्तान की, जो अब ये कहता है कि मुझको चांद ला के दो और आई विल स्टॉप शॉर्ट नथिंग ऑफ द स्टार्स एंड द मून्स। ये है हमारा चंद्रयान, एंड इंडिया पहला मुल्क बना जिसने मून के, चांद के जुनूबी पोल पर, साउथ पोल पर पहली अटेम्प्ट में इस चंद्रयान 2 को लैंड किया। तो इमेजिन करिए कहाँ हम 63 में थे और 2023 में आज हम चांद पर पहुंचने वाले, कदम रखने वाले मुल्कों की फहरिस्त में शामिल हुए। 1975 में ये हिंदुस्तान की पहली अपनी खुद की बनाई हुई सैटेलाइट आर्यभट्ट हमने लॉन्च करी, और ये रशिया के स्पेस स्टेशन से लॉन्च हुई थी, पर ये कंप्लीटली इंडिजिनस इंडियन मेड सैटेलाइट थी। पर मैं क्यों बात कर रहा हूं कैंसर के एक प्रोग्राम में, स्पेस प्रोग्राम की? उसकी वजह है ये कि 1975 में हमको कैंसर के बारे में सिर्फ इतनी मालूमात थी कि कैंसर का सेल होता है जिसमें एक न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है, और इसके अंदर क्या होता है हम नहीं जानते। और इसी वजह से हमारे इलाज में कीमोथेरेपी के अलावा कोई भी नए इलाज की चीज़ें शामिल नहीं थी, क्योंकि हम कैंसर के बारे में उतनी ही अंडरस्टैंडिंग रखते थे जितना बैलगाड़ी के ऊपर रॉकेट पार्ट्स को असेंबल करने या साइकिल पर ले जाकर उनको लॉन्च पैड पे असेंबल करने की हमारे अंदर काबिलियत थी। लेकिन उस वक्त के साथ साथ हमने ये देखा कि हमारा स्पेस प्रोग्राम 2023 में कहाँ पहुँचा। तो 1975 में जो हमारी कैंसर की अंडरस्टैंडिंग थी, आज वो यहाँ है। दिस इज द कैंसर सेल लेडीज एंड जेंटलमैन इन 2023, जो कि भरा हुआ है मुख्तलिफ टारगेट से, भरा हुआ है अलग अलग पाथवे से, जो आज हम अपने इलाज के लिए यूज़ कर सकते हैं। और आज हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैंसर सेल एक बहुत ज़्यादा फैली हुई है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर इजाफा हुआ है हमारी अंडरस्टैंडिंग में, ये समझने में कि हम किन किन मुख्तलिफ तरीक़ों से कैंसर के ऊपर काबू कर सकते हैं, नए बीमारियों को नए इलाज से पकड़ सकते हैं, और क्या नए टारगेट्स हमको सिर्फ कीमोथेरेपी ही नहीं लेकिन सिर्फ ओरल टैबलेट्स एंड इम्यूनोथेरेपी जैसे इलाज से आज हम कैंसर को इलाज करने में एक बहुत बेहतर जगह खड़े हैं, जैसे कि हमारा चंद्रयान हमको चांद पर ले गया। इसलिए मैंने ये पैरेलल ड्रॉ किया कि हम समझ सकें कि आज हमारी अंडरस्टैंडिंग कैंसर की कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। तो क्या 21वीं शताब्दी में कैंसर एक डेथ सेंटेंस है? आंसर इज एन एम्फैटिक नो, ऐसा नहीं है। और इसलिए हमको अपने दिल से सबसे पहले कैंसर के डर को निकालना है, उस बात को निकालना है कि कैंसर एक लाइलाज प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर मैं लाइलाज होने की बात करूं तो लाइलाज तो डायबिटीज़ भी है। जिंदगी भर आपको अगर किसी को शुगर हो जाए तो दवाइयाँ तो चलनी है। अगर आपने शुगर की दवाइयाँ छोड़ दी तो शुगर बढ़ जाएगी, अगर आपने ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ छोड़ दी तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और ऐसा ही नहीं कि डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन से जान को ख़तरा नहीं हो सकता। आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि डायबिटीज़ की मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि हार्ट अटैक होना, ब्रेन में स्ट्रोक होना और लकवा मार जाना, किडनीज़ का ख़राब होकर रीनल फेलियर हो जाना, ये सारी वो प्रॉब्लम्स हैं जिनसे कि लाइफ को ख़तरा हो सकता है। हार्ट अटैक इंस्टेंट किलर है, ब्रेन का स्ट्रोक इंस्टेंट किलर है, और ये सब कहीं ना कहीं डायबिटीज़ से जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी हम गुलाब जामुन या जलेबी और रबड़ी और रसमलाई से परहेज़ नहीं करते और उनसे नहीं डरते, भले ही हम शुगर के पेशेंट्स ही क्यों ना हो। तो वो दिल से डर हमारा निकलना चाहिए। बीमारी को समझना और उसका इलाज करना उसका रास्ता है, उससे डर कर बचना उससे कोई रास्ता नहीं निकलता। तो हम आज की डेट में इलाज करते हैं टारगेटेड थेरेपी से। तो टारगेटेड थेरेपी क्या है? टारगेटेड थेरेपी एक स्मार्ट बॉम्ब है वर्सेस कीमोथेरेपी, जो कि एक क्लस्टर बॉम्ब है जो कि पूरे के पूरे शहर को तहस नहस करती है। टारगेटेड थेरेपी में हम एक खुसूसी तौर से, जैसा कि मैंने आपको कैंसर सेल की तस्वीर दिखाई, एक टारगेट ढूंढते हैं, जिस टारगेट को हम पकड़ के उसको कैंसर के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं कि इसकी ये कमज़ोरी है। मिसाल के तौर पर आप इमेजिन करें कि दो पहलवानों में अगर कोई कुश्ती हो रही है और एक पहलवान को ये मालूम चल जाए कि दूसरे पहलवान के बाएं कंधे में चोट है,
तो वो उस पूरे पहलवान को पटखने की कोशिश नहीं करेगा, वो उसकी कमज़ोरी पर बार बार वार करेगा जब तक कि वो उसके ऊपर पूरी तरीके से काबिज़ ना हो जाए। इसी तरीके से वो टारगेट हमको, वो बाएं कंधे की कमज़ोरी हमको कैंसर के सेल में ढूंढनी है, और अगर किसी कैंसर के सेल में वो कमज़ोरी मिल जाती है तो हम उस कमज़ोरी को पकड़कर उसके लिए अगर कोई इलाज हमें मिलता है तो हम टारगेट थेरेपी से उसको बेहतर इलाज करके एक बेहतर ज़िंदगी दे सकते हैं। बहुत कॉमनली लंग कैंसर में अराउंड 50% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें कोई टारगेट मिल जाता है, और ये वो पेशेंट्स हैं जिनको हम कीमोथेरेपी से बचा सकते हैं और उनको एक बेहतर इलाज मुहैया करा सकते हैं। ये पेशेंट मेरी जुलाई 2022 में आई थी। इनको स्टेज 4 का कैंसर था। इनके बच्चे उस वक्त एक 6 साल का और एक 8 साल का था। आप देख सकते हैं कि दाएं लंग में इस वक्त पूरा कैंसर भरा हुआ है जो पीले पीले से रंग का है। और इनके कैंसर के टेस्टिंग में जो हमने टुकड़ा निकाला बायोप्सी का और उसको हमने टेस्टिंग के लिए भेजा, उसमें हमने एक कमज़ोरी पाई गई जिसको हम रेट म्यूटेशन कहते हैं, RET, और उस म्यूटेशन के लिए ओरल टैबलेट्स अवेलेबल हैं। वो टैबलेट इंडिया में तब तक लॉन्च नहीं हुई थी, अभी कुछ महीनों में लॉन्च होने वाली है। तो हमने एक लेटर लिखा उस कंपनी को, अमेरिका में एलाई लिली कंपनी को, कि ये हमारे मुल्क में ये टैबलेट दस्तयाब नहीं है, तो क्या हमको कंपैशनेट बेसिस पर ये टैबलेट अवेलेबल की जा सकती है। उन्होंने हमसे पेपर वर्क कराया, हमने उन पेशेंट्स के सारे फॉर्म वगैरह भरे, कस्टम्स की ड्यूटी को एग्जेम्प्ट कराने के लिए निर्माण भवन में उनके लिए पेशेंट को देके एप्लीकेशन लगाई, और काफ़ी सारे पेपर वर्क के बाद जब हमने वो दस्तावेज़ वहाँ से भेजे तो वो टैबलेट हमको फ्री मुहैया हुई। तब तक हमने उस पेशेंट को 1 या 2 साइकिल कीमोथेरेपी दी, और फिर हमने उनको वो ओरल टैबलेट जो कि कई लाख रुपए की है वो उनको फ्री आई, क्योंकि तब तक इंडिया में वो टैबलेट अवेलेबल नहीं थी। और ये स्कैन है पिछले साल अप्रैल का। ये कैंसर पूरा गायब हो चुका है और आप एक नॉर्मल लंग को यहाँ पे देख पा रहे हैं, और यही इस पेशेंट की आज की विक्ट्री है। ये कलर्ड फोटोज हैं और ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज में आप देखिए कि पूरा लंग, एक तरफ का लंग पूरा वाइट जो हो रखा है, ये कैंसर से पटा हुआ है, और ये हमारी विक्ट्री है। और आप ये जो ब्लैक साइंस देख रहे हैं, ये अब सिर्फ हील्ड कैंसर के साइंस हैं। और ये सिंपल, जैसे कि शुगर की आप एक गोली खाते हैं, उस गोली के खाने से इस पेशेंट को आज मीनिंगफुल सर्वाइवल स्टेज 4 के लास्ट स्टेज के कैंसर में अचीव हुआ। दिस इज द विक्ट्री ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक डिस्कवरीज इन कैंसर। क्या कैंसर हमेशा हेरिडिटरी होता है, यानी एक से दूसरे को, एक जनरेशन से दूसरे को फैलता है? ऐसा नहीं है, लेकिन 8 से 10% कैंसर्स ऐसे होते हैं जो हेरिडिटरी होते हैं, यानी अगर परिवार में किसी पिछली पीढ़ी में किसी को रहा, और ये बहुत कॉमनली फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर, ओवरीज का कैंसर, मेल्स में होने वाला प्रोस्टेट का कैंसर, ये सब जेनेटिकली लिंक्ड कैंसर्स हैं। तो 8 से 10% कैंसर्स हेरिडिटरी हो सकते हैं, पर हमेशा नहीं। इनसे आप बखूबी वाकिफ होंगे। एंजेलिना जॉली हॉलीवुड की एक बहुत ही मशहूर और मारूफ एक्ट्रेस, जो कि बहुत सारी फिल्मों में देखी गई हैं और बहुत पॉपुलर हैं पूरी दुनिया में। इनकी एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और ख़ास तौर से लेडीज़ को समझना ज़रूरी है। तो एंजेलिना जॉली की मदर को 54 साल की एज पर ओवेरियन कैंसर डायग्नोज हुआ और उनकी डेथ हुई बहुत यंग एज पर। एंजेलिना जॉली की नानी को भी कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन उस ज़माने में पता नहीं चला क्योंकि वो बहुत छोटी थी, और किस तरीके से उनकी यंग एज में डेथ हुई उसे नहीं पता। एंजेलिना जॉली की खाला को भी कोई कैंसर था, बट उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं थी। उसको सिर्फ अपनी मदर की यंग एज में डेथ के बारे में पता था। तो जब जेनेटिक टेस्टिंग अमेरिका में शुरू हुई तो एंजेलिना जॉली ने अपने डॉक्टर से पूछा कि मैं अपने लिए क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो जेनेटिक स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है। तो उस वक्त उनके डॉक्टर ने उनको एक टेस्ट करने के लिए बोला, जिसे कहते हैं ब्रका, BRCA1 एंड BRCA2। ये ब्लड में हमने टेस्ट किया, ब्लड में या मुंह के एक ओरल स्वैब से, जैसे आप कोविड में नाक का स्वैब देते थे, ऐसे ही ओरल कैविटी से एक स्वैब आपके कुछ DNA आपका सेल्स लेते हैं, और वो टेस्टिंग करके मालूम चला कि उसके एक जीन में, BRCA1 जीन में म्यूटेशन है, और ये उसने शायद अपनी मम्मी से इनहेरिट किया, जिसकी वजह से उसकी मदर को ओवेरियन कैंसर हुआ। वही जीन शायद उसकी नानी में था जो एक यंग एज में उनकी डेथ हुई, वही उसकी खाला में था, और ये जीन उसके अंदर भी था, पर तब तक उसको कैंसर नहीं हुआ था। तो उसने अपने डॉक्टर से पूछा कि मैं क्या करूं, मैं ये जीन तो अपनी बॉडी से हटा नहीं सकती, पर आने वाले वक्त में ये जीन मुझे कैंसर होने के चांसेस हाई कर देगा। तो उनके डॉक्टर ने कहा कि अगर आप इस जीन से नहीं बच सकती तो उससे होने वाले कैंसर से बचने का तरीका ये है कि आप अपने दोनों ब्रेस्ट्स को ऑपरेट करा के रिमूव करा दें,
आर्टिफिशियल ब्रेस्ट बनवा लें प्लास्टिक सर्जरी से, और अगर आपकी फैमिली पूरी हो गई है तो अपनी दोनों ओवरीज को निकलवा दें, क्योंकि ब्रेस्ट और ओवरी सबसे वो कॉमन कैंसर्स हैं जो कि इस जीन से रिलेटेड हैं। बाकी और भी कैंसर इससे कनेक्टेड हैं, पैंक्रियाज का कैंसर, मेल्स में अगर ये जीन आए तो मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर, और रेयर केसेस में ब्रेन का कैंसर भी। पर इन चीज़ों को तो निकलवा नहीं सकते, पर सबसे कॉमन ब्रेस्ट एंड ओवरीज को हम निकलवा सकते हैं, और वही सबसे ज़्यादा अहम कैंसर्स का इसमें होने का शक पाया जाता है। तो एंजेलिना जॉली ने 2013 में एक बहुत ही बहादुरी और बहुत ही साहसिक एक स्टेप लिया। उसने अपने दोनों ब्रेस्ट्स रिमूव कराए और एक प्लास्टिक सर्जरी से, क्योंकि एक फीमेल एक्ट्रेस हैं, एक आर्टिफिशियल ब्रेस्ट इम्प्लांट्स लगा के आर्टिफिशियल ब्रेस्ट बनवाए और दोनों ओवरीज रिमूव कराई, क्योंकि तब तक उसकी फैमिली पूरी हो चुकी थी। एंड बाय डूइंग दिस वन करेजियस स्टेप, इमेजिन कि उसने क्या किया। अगले 15 दिन में 40 पब्लिकेशंस अलग अलग मुख्तलिफ जर्नल्स में डॉक्यूमेंटिंग अ चेंज इन फीमेल बिहेवियर पैटर्न्स फॉर द कैंसर, increased patient inquiry for BRCA related cancers, increase in referral for testing, increase in self funded BRCA testing कि अगर आप मुझे टेस्टिंग नहीं कराएंगे, सरकार नहीं कराएगी, मैं खुद कराऊंगी। 65% इंक्रीज इन BRCA टेस्टिंग अगले 15 दिन में इस एडिटोरियल के छपने की वजह से। और ज्यादातर फीमेल्स जिनके अंदर ये पाया गया जीन, उन्होंने इसी तरीके से अपने लिए ये एक बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया कि उन्होंने अपने दोनों ब्रेस्ट्स को रिमूव कराया और चूज किया बेटर हेल्थ को, रादर दैन कि वो उस कैंसर को आने की इजाज़त दें या उसके लिए इंतज़ार करें। और इस वजह से टाइम मैगजीन के मई 2013 के इशू में एंजेलिना जॉली को पर्सन ऑफ द ईयर माना गया, क्योंकि जो कैंसर अवेयरनेस उन्होंने रेस करी, अगर 1000 कैंसर एक्सपर्ट्स एक साल तक चिल्लाते रहते, लोग उस चीज़ को नहीं मानते। एक जानी मानी सेलिब्रिटी ने जब ये स्टेप लिया तो लोगों के लिए उस चीज़ को अपनाना, उस चीज़ से रूबरू होना आसान हो गया। और इसको कहा गया द एंजेलिना इफेक्ट। दैट इज़ द पावर ऑफ सेलिब्रिटीज़, जो कि आज हमारे मुल्क में बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी पोजीशन को। और नवजोत सिंह सिद्धू ने जो किया, जो लोगों में एक बेवकूफ़ी वाली बात का बहुत आम कर दिया कि कैंसर को सिर्फ नीम के पत्ते और हल्दी चंदन से ट्रीट किया जाए, मैं उसको पूरी तरीके से एंडोर्स नहीं कर सकता। इन नेचुरल प्रोडक्ट्स को लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो आपके कैंसर के ट्रीटमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते। तो इसलिए हमको इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। सो आप इमेजिन करिए ये BRCA जीन क्या कर सकता है कि अगर जनरल पॉपुलेशन में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क 5 से 8% है, यानी 100 में से 5 या 8% लेडीज को ब्रेस्ट कैंसर होने की अगर संभावना है, तो अगर किसी को BRCA1 जीन हुआ, उसमें यह संभावना, उसमें यह चांस 80% है, और BRCA2 जीन में 70%। ओवेरियन कैंसर को अगर जनरल पब्लिक में 1 से 2% देखा जाता है, तो BRCA के अंदर अगर किसी फीमेल में BRCA का जीन है तो अराउंड 40% चांस है, यानी 100 में से 40 लोगों को BRCA होने की वजह से वो कैंसर होने के चांस है। मेल्स में ब्रेस्ट कैंसर होने का 0.1% चांस है सिर्फ, यानी 100 में से 0.1 रिस्क है। पर अगर किसी को BRCA जीन हो तो ये 2%, यानी तकरीबन 20 गुना पहुंच जाता है ये रिस्क। प्रोस्टेट कैंसर अराउंड 30% हो जाता है, जो कि नॉर्मल पब्लिक में 15% है, BRCA2 होने से 40%। और पैंक्रियाटिक जो कैंसर है वो 0.5% है, लेकिन अगर वो BRCA से रिलेटेड हो तो अराउंड 8% तक रिस्क होता है ये कैंसर होने का। तो इसलिए ये जीन बहुत रिस्क आपके इन कैंसर्स के बढ़ा देता है। पर हम ये क्यों जानना चाहते हैं कि हम सिर्फ ये सर्जरी करा सकते हैं? जी नहीं, आज हमारे पास ऐसी टैबलेट्स मौजूद हैं जो उन मरीजों को दी जा सकती हैं जिनके अंदर ये जीन हो और जिनमें ये बीमारी हो जाए। ये प्रिवेंशन के लिए नहीं है, प्रिवेंशन के लिए तो सर्जरी ही है, पर अगर किसी को वो कैंसर हो जाए और उनके अंदर ये जीन पाया जाए तो आज हमारे पास ओरल टैबलेट्स भी उस इलाज के लिए मौजूद हैं, जो उस बीमारी को पहले कम करके, इलाज करके एज अ मेंटेनेंस थेरेपी और बीमारी को वापस आने से रोकने के लिए सिर्फ एक सिंपल ओरल टैबलेट अलाउड है जो उस कैंसर को रोकने में मदद करती है, अगर वो BRCA से रिलेटेड हो। इमेजिन करिए, ये गोली आज से 1 साल पहले तक 1 महीने की थेरेपी 1.25 लाख कॉस्ट करती थी। अब इसकी बहुत सारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स आ गए और आज की डेट में ये 25 से 30 हज़ार रुपये महीने की गोली हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स इसके लिए अब मार्केट में आ चुके हैं। एक बहुत बड़ी लोगों के बीच में मिसकंसेप्शन है कि बायोप्सी कैंसर को छेड़ने से कैंसर फैल जाता है, बढ़ जाता है। ये सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए फैलाई हुई बातें हैं, बिल्कुल बेबुनियाद, निराधार, लैक ऑफ एविडेंस, कुछ नहीं है।
बायोप्सी करना एक बहुत अहम टूल है। इमेजिन करिए मैं अगर उस लेडी की लंग की बायोप्सी ना कराता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि उसके अंदर कौन सी कमजोरी है, कौन सा कैंसर है, और कैसे मैं उसके लिए वो टैबलेट मुहैया करा सकता था जिससे उसको इतना फायदा हुआ कि आज भी वो 3 साल बाद उस प्रॉब्लम से स्टेज 4 कैंसर में जिंदा है और अपने बच्चों की परवरिश कर पा रही है। तो क्या कीमोथेरेपी इज द ओनली वे टू ट्रीट कैंसर? आंसर इज नो। हमारे पास अब बहुत सारे नए इलाज मौजूद हैं जैसे कि टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स, जो कि कीमोथेरेपी से कहीं ज़्यादा हटके हैं। इमेजिन उसी एग्जाम्पल को रखिएगा कि हम चांद पे कैसे पहुँचे हैं आज और हमारी क्या शुरुआती हमारे कदम थे। तो इम्यूनोथेरेपी एक नया तरीका है कैंसर को ट्रीट करने का। इम्यूनोथेरेपी में हम आपकी बॉडी की खुद की इम्यूनिटी को कैंसर के खिलाफ खड़ा करते हैं लड़ने के लिए। जो वो इम्यूनिटी वाले सेल्स हैं जो कैंसर को आमतौर पर मार देते हैं, पर कैंसर ने उनको किसी तरीके से सुला दिया या कैंसर ने एक लिबास, एक लबादा ओढ़ लिया उससे छुपने के लिए। इम्यूनोथेरेपी वो लिबादे को उतार देता है कैंसर सेल्स के ऊपर से, ताकि हमारी इम्यूनिटी उनको फिर से रिकग्नाइज कर पाए और उसको मार पाए, और हमारी बॉडी की खुद की इम्यूनिटी कैंसर के अगेंस्ट काम करे रादर दैन कीमोथेरेपी। ये एक नया इलाज है, उभरता हुआ, मुश्किल ज़रूर, महंगा ज़रूर है, लेकिन आज की डेट में ये एक बहुत मुफीद इलाज है जो कीमोथेरेपी से बचा सकता है और बेहतर रिजल्ट दे सकता है। और उसका लाइव एग्जाम्पल हमारे सामने हमारे मुन्ना भाई संजय दत्त। आप लोगों को सुनकर हैरानी होगी, संजय दत्त को स्टेज 4 लास्ट स्टेज का लंग कैंसर है, लेकिन पिछले 2-2.5 साल से वो सिर्फ इस इम्यूनोथेरेपी से अपने उस कैंसर को हटाने में, ज़ीरो करने में कामयाब हुए हैं। और उन्होंने 2023 में ये डिक्लेयर किया कि वो कैंसर फ्री घोषित हो चुके हैं। क्या उसके बाद भी बीमारी वापस आने के चांसेस होते हैं? यस, होते हैं, लेकिन आज की डेट में पिछले 2.5-3 साल से विद इम्यूनोथेरेपी अगर आज वो एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, फिल्मों में एक्ट कर रहे हैं, तो कौन सी चीज़ वो नहीं कर पा रहे? एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं। तो इसलिए हमको इन बातों को समझना, एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। अमेरिका के प्रेसिडेंट जिमी कार्टर अब 100 साल के हो चुके हैं। अक्टूबर 2024 में, 2014 में इनको स्किन का कैंसर मेलानोमा डिटेक्ट हुआ था जो ब्रेन में चला गया था, और उस कैंसर से उस वक्त उनको कुछ महीनों की ज़िंदगी दी गई। पर अराउंड उसी टाइम इम्यूनोथेरेपी जो है वो आई, और उस इम्यूनोथेरेपी ने इस पूरे के पूरे लैंडस्केप को तब्दील कर दिया, और आज 10 साल से वो जिंदा है। ही इज़ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एक्स यूएस प्रेसिडेंट अलाइव टुडे। 100 साल के बाद अब उन्होंने हॉस्पिस केयर में जाना पसंद किया, उन्होंने सब इलाज छोड़ दिए हैं। उनकी वाइफ की 4-5 साल पहले डेथ हुई, लेकिन अब उन्होंने ये कहा कि मैं जब तक हूँ मैं सिर्फ पैलिएटिव थेरेपी पे रहूँगा। पर आज की डेट में उनकी बॉडी में कैंसर नहीं है। वो स्किन कैंसर जो उनके ब्रेन में चला गया था, आज उसकी वजह से वो एक्चुअली हेल्दी हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इम्यूनोथेरेपी। एक बहुत लोगों में मिसकंसेप्शन है कि साइड इफेक्ट्स ऑफ कीमोथेरेपी बहुत पेनफुल होते हैं। मैं उसका आपको एक एग्जांपल देता हूं। इस चेहरे से हम सब लोग वाकिफ हैं, हमारे अपने युवराज सिंह, 2011 के वर्ल्ड कप के मैन ऑफ द सीरीज, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त पारियां खेली। उस वक्त जब ये वर्ल्ड कप में हमारी नुमाइंदगी कर रहे थे तो इनको खून की उल्टियां हो रही थी, और एक्चुअली उस वक्त इनको लंग में एक ट्यूमर डेवलप हो गया था जिसको जर्म सेल ट्यूमर कहते हैं। जर्म सेल्स वो ट्यूमर होते हैं जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स में होते हैं, मेल्स में टेस्टिस में और फीमेल्स में ओवरीज में, और उसी के कुछ मिले हुए अंश अगर हमारे बॉडी के किसी दूसरे एरिया में जाएं तो उसको जर्म सेल ट्यूमर कहते हैं, और इनको वो जर्म सेल ट्यूमर लंग्स में हो गया था। इसका इलाज कीमोथेरेपी से ही होता है। युवराज सिंह ने अमेरिका में इलाज क्यों कराया? युवराज सिंह एक सेलिब्रिटी हैं, हिंदुस्तान में सेलिब्रिटीज़ को प्राइवेसी आसानी से नहीं मिलती, वरना जो कीमोथेरेपी से युवराज सिंह ने इलाज कराया वो हिंदुस्तान में अगर इलाज कराते तो एक कीमोथेरेपी का खर्चा 5 से 6 हज़ार से ज़्यादा का नहीं है। पर ये उस वक्त अमेरिका सिर्फ प्राइवेसी के लिए, उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा है कि प्राइवेसी की वजह से मुझे अमेरिका जाना पड़ा, वरना इंडिया में उनकी डिजीज़ डायग्नोज हुई और यहाँ पर ट्रीटमेंट शुरू हुआ, और उसके बाद वो दोबारा खेलने क्रिकेट वापस आए और अपना वनडे में हाईएस्ट स्कोर उन्होंने अपनी बीमारी से वापस आने के बाद किया। 150 रन की वनडे में पारी खेली, आई थिंक न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो मैं अपनी बात को ज़्यादा तवील ना करते हुए मुख्तसर करूँगा, और फिर डॉक्टर साइमा आपसे मुखातिब होंगी। हम लोग बाहर वेट करेंगे ताकि बहुत सारी लेडीज़ के सवालात में आप लोग खुल के बात कर पाएंगे। तो ये मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, कूल कैप। बहुत सारे पेशेंट्स को, ख़ासतौर से ख़वातीन को, कीमोथेरेपी के दौरान अपने बाल जाने की एक बहुत बड़ी फ़िक्र होती है।
आमतौर पर ये हमारे लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि लाइफ को बचाना बाल के बचाने से ज़्यादा ज़रूरी है, पर फिर भी फीमेल्स के लिए बालों का होना एक अहम मायने रखता है। तो आज हमारे पास एक ऐसी मशीन मौजूद है जिसको हम कूल कैप कहते हैं। ये कूल कैप एक ऐसी कैप जो आप ये सर पे आप देख रही हैं, इसके अंदर एक जेल होता है और ये एक मशीन के साथ कनेक्टेड है ये कैप, जो कि हम प्लग लगा के इस जेल को ठंडा कर देते हैं। जैसे कि आप आइस कैप्स में, आइस पैक्स में देखते हैं जो आइसक्रीम को ठंडा रखने के लिए आइस पैक्स जो आते हैं, वैसा ही एक जेल होता है। ये जेल इस जब कैप में हम लगा के उसको प्लग इन करते हैं तो ये आपके सर को ठंडा कर देता है। उस सर को ठंडा करने से जो हमारी बालों की जड़ें हैं, उन बालों की जड़ों में, हेयर फॉलिकल्स में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और ये ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से जो कीमोथेरेपी हम ब्लड में दे रहे हैं उसकी डिलीवरी बालों की जड़ों में कम होती है एंड एज अ रिजल्ट 15 to 20% to 25% हेयर लॉस कम होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता, लेकिन जैसे लेडीज़ को एक बहुत कंसर्न होता है कि हमारे सारे बाल चले जाएंगे, इससे हम बहुत सारी लेडीज़ में 25% तक बालों का जाना रोक सकते हैं और ये बहुत सारी लेडीज़ के लिए एक उम्मीद की नई किरण बनकर उभरा है, जिससे कि हम उनको ये हेयर लॉस वाले साइड इफेक्ट से बचा सकते हैं। अब ऐसे इंजेक्शंस मौजूद हैं क्योंकि हम कीमोथेरेपी से देखते हैं कि ब्लड के काउंट्स कम होते हैं, हीमोग्लोबिन कम होता है, प्लेटलेट्स कम होते हैं। तो ऐसे इंजेक्शंस मौजूद हैं जो इन साइड इफेक्ट्स को कवर करने के लिए अगर हम पेशेंट्स को देते हैं तो इम्यूनिटी बूस्टर की तरीके से वो हमारी ब्लड के टीएलसी यानी ब्लड वाइट ब्लड सेल काउंट को और प्लेटलेट्स को बढ़ाने में मदद करते हैं, जिससे कि कीमोथेरेपी से होने वाले साइड इफेक्ट्स मजीद और कम हो सकते हैं। एक बहुत कॉमन सवाल जो लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या कैंसर कंटेजियस है, एक से दूसरे को हो सकता है? जी बिल्कुल नहीं, कैंसर कंटेजियस नहीं है, एक से दूसरे से को फैलने वाली ये छूत अछूत की बीमारी नहीं है। कैंसर के पेशेंट के साथ खाना खाने से, उनसे हाथ मिलाने से, गले मिलने से, उनको अपने साथ बिठाने से, उनके साथ एक प्लेट में खाना खाने से कैंसर नहीं फैलता। इनफैक्ट कैंसर के पेशेंट्स को हमारी केयर और हमारी कंपैशन, हमारी हमदर्दी चाहिए, उनसे छूत अछूत की बीमारियों जैसा बर्ताव बिल्कुल नहीं करना। ये ज़रूर है कि कैंसर अपने आप में इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन कुछ इन्फेक्शंस कैंसर की वजह बन सकते हैं। जैसे कि अभी डॉक्टर साइमा आपको बताएंगे कि एक बहुत कॉमन वायरस है जिसको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV कहते हैं, वो सर्विक्स के कैंसर के लिए 90% केसेस के लिए जिम्मेदार है और अब हमारे पास उसके लिए वैक्सीन मौजूद है जो आपको तफसील में डॉक्टर साइमा बताएंगे। और ये फीमेल्स में 9 से 14 साल की बच्चियों में लगाना ज़्यादा फायदेमंद होता है बिफोर द मैरिज, क्योंकि मैरिज के बाद उसकी एफिकेसी कम हो जाती है उस वैक्सीन की। इसलिए वैक्सीन को शादी से पहले लगाना 9 से 14 साल की उम्र में ज़्यादा ज़रूरी है और वो प्रिवेंटेबल वैक्सीन जो है वो कैंसर से, सर्विक्स के कैंसर जो हमारे देश में सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है, उससे बचने में मदद करता है। अप टू 45 ईयर्स ऑफ एज लेडीज़ वो वैक्सीन ले सकती हैं। इसी तरीके से कुछ वायरसेस जो लिवर को ख़राब करते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, वो लिवर की ख़राबी होने की वजह से लिवर के कैंसर के लिए जिम्मेदार हैं। इसी तरीके से एक वायरस एप्स्टीन बार वायरस लिम्फोमा नाम का कैंसर कर सकता है। एड्स का जो HIV वायरस वो सार्कोमा और मुख्तलिफ तरीके के दूसरे कैंसर्स करने के लिए जिम्मेदार पाया जाता है। तो भले ही कैंसर अपने आप में एक इन्फेक्शन नहीं है, पर बहुत सारे वायरसेस और दूसरे इन्फेक्शंस कैंसर होने के लिए एक रिस्क फैक्टर बन सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी तंबाकू के कुछ ऐसे फॉर्म्स हैं जिनसे कैंसर नहीं होता। बिल्कुल बकवास और बेबुनियाद बात है। तंबाकू किसी भी फॉर्म में हो, सिगरेट, पान मसाला, गुटखा, खैनी, जो भी मुंह में दबाने वाला गुल, ये सब चीज़ें कैंसर करने के लिए बहुत अहम रोल निभाती हैं और मुंह से लेके आंतों तक के कितने भी अलग अलग मुख्तलिफ ऑर्गन्स में, मुंह का कैंसर, फूड पाइप का कैंसर, विंड पाइप का कैंसर, लंग्स का कैंसर, स्टमक का कैंसर, इंटेस्टाइन्स का कैंसर, ब्लैडर का कैंसर, पेशाब की थैली तक के कैंसर के लिए टोबैको जिम्मेदार है किसी न किसी तरीके से। यही बात शराब के बारे में कही जाती है। हमारे माशरे में आजकल सिगरेट पीना, शराब पीना, उसकी लत बहुत बढ़ती चली जा रही है और मुझे बहुत शर्म के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बहुत सारे मुस्लिम इलाकों में भी इस तरीके की जो आदतें हैं वो लोग उसमें मुब्तला हैं। पर अल्कोहल भी, शराब भी अपने आप में बहुत सारे मुख्तलिफ कैंसर्स के लिए ज़िम्मेदार है। तो इससे भी बचना हमारे लिए एक बहुत ज़रूरी बात है। हम लोग आग से खेल रहे हैं। ये अल्कोहल और टोबैको का जो हमारी कम्युनिटी में इतना कॉमन चलन हो गया है। मैं 15-16 साल के बच्चों को सिगरेट पीते हुए देखता हूँ,
मैं 13-14 साल के बच्चों को गुटखा खाते हुए देखता हूँ और मुझे डर लगता है कि हम लोग एक कैंसर के एपिडेमिक के ऊपर बैठे हैं, क्योंकि जितना लंबा इस आदत का एक्सपोजर होगा आने वाले वक्त में उतने ही कैंसर के केसेस बढ़ेंगे। और ये हमारे इस वक्त के माशरे की बदलती हुई तस्वीर है। मोटापा और सेडेंट्री लाइफस्टाइल, बैठे रहना। लोग पूछते हैं कि क्या इससे कैंसर होने का रिस्क बढ़ता है? आमतौर पर लगता है कि नहीं, मोटापे से क्या होता है, पर हॉरर ऑफ हॉरर्स, यस, मोटापा और वजन का बढ़ना और ना चलना और लैक ऑफ एक्सरसाइज इज अ नोन रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर। एक क्विज में मैं गया तो उस क्विज में एक कुर्सी रखी हुई थी, उस कुर्सी पे एक शराब की बोतल थी और एक सिगरेट का पैकेट था और एक पान मसाला गुटखे का पैकेट था, और लोगों से पूछा गया कि इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या है? तो किसी ने कहा गुटखा, किसी ने कहा शराब, किसी ने कहा सिगरेट, पर आंसर था कुर्सी। सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। बैठे रहना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, मोटापा, वजन बढ़ना और सेडेंट्री लाइफस्टाइल इज द न्यू रिस्क फैक्टर फॉर अ वैरायटी ऑफ कैंसर्स। उसकी वजह यह है कि आप जब मोटापा होता है या आपकी बॉडी में जब इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी इंसुलिन की अगेंस्ट आपकी बॉडी रेजिस्ट करने लग जाती है और आपके सेल्स के अंदर एक इन्फ्लेमेशन पैदा होता है। आप जब मोटापे की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक ये मोटापा, ओबेसिटी, उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है। इस इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से इन्फ्लेमेशन बॉडी में पैदा होता है। इन्फ्लेमेशन मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी में सूजन है, आपकी बॉडी में कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स आपकी जो मोटापे के फैट सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करने लगते हैं, और जितने ज्यादा फैट सेल्स उतने ज्यादा इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स की तादाद। और ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स आपके सेल्स में इस तरीके के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करती है जो आपके सेल्स को डैमेज करते हैं। और ये इंटरनल डैमेज जो आपकी बॉडी के खुद के फैट सेल से निकलने वाले केमिकल्स अंदर ही अंदर कर रहे हैं, जब ये केमिकल डैमेज इतना ज्यादा डीएनए को डैमेज कर लेता है कि वो एक सेल कभी कैंसर बन जाता है, और वो एक कैंसर सेल जब रिपीटेड डैमेज की वजह से कैंसर सेल में तब्दील हो जाता है तो बहुत जल्दी वो अपने बहुत सारे बच्चे देकर डॉटर सेल्स बनाकर एक ट्यूमर के रूप में आपके सामने होता है। तो कौन से वो कैंसर्स हैं जो मोटापे से कनेक्टेड है? ब्रेस्ट कैंसर, आंतों का कोलोन कैंसर, फीमेल्स में होने वाला यूट्रस का कैंसर, ये तीन वो अहम कैंसर्स हैं। गॉल ब्लैडर का कैंसर, गॉल ब्लैडर में होने वाले स्टोन्स मोटापे से कनेक्टेड हैं, और ये स्टोन्स गॉल ब्लैडर यानी पित्त की थैली के कैंसर के लिए बहुत अहम रोल निभाते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि अगर किसी को पित्त की थैली में स्टोन्स हो तो उनको बहुत लंबे वक्त तक रखना नहीं चाहिए। कभी भी मौका मिले तो आप पित्त की थैली निकलवा दीजिए, बिकॉज वो स्टोन्स वैसे निकलते नहीं हैं, पर लंबे वक्त तक गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन्स रहें तो वो गॉल ब्लैडर यानी पित्त की थैली के कैंसर के लिए एक बहुत अहम रिस्क फैक्टर के रूप में जाने जाते हैं। तो इसलिए मोटापा, जो कि आजकल हमारे माशरे में एक बढ़ता हुआ एपिडेमिक है, लोग जो है अपने, वैसे तो जिम्स बहुत सारे खुल रहे हैं, लेकिन उसी तरीके से हमारी समाज में, क्योंकि अब हम लोगों ने चलना फिरना छोड़ दिया, हम लोग ज़रा सी दूर जाते हैं तो बैटरी रिक्शा कर लेते हैं, रिक्शा कर लेते हैं, बाइक पे चले जाते हैं, स्कूटी पे चले जाते हैं, पैदल चलना तो ख़त्म हो गया। घरों के काम जो हम पहले किया करते थे, आज उसके लिए हमारी ज़िंदगी मैकेनिकल हो गई है। कपड़े धोने के लिए मशीन है, डिश वॉशर है, अवन है, हर चीज़ में जो हमने अपने लिए आसानी पैदा करी उसमें कुछ ना कुछ मुश्किलात भी हमारे लिए पैदा हुई हैं। एक आज के ज़माने का एक जलता हुआ क्वेश्चन, पोल्यूशन, क्या पोल्यूशन कैंसर का रिस्क फैक्टर है? तो आंसर है कि यस। WHO ने बड़े बड़े शहरों में इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को ग्रेड 2 कार्सिनोजन यानी ग्रेड 2 कैंसर कॉजिंग जो रूप में माना है, और इसलिए पोल्यूशन भी अपने आप में एक कैंसर का बहुत अहम रिस्क फैक्टर है। इमेजिन करिए, आप में से बहुत सारे जो मेरी उम्र के लोग हैं वो जब बचपन में जाते होंगे, मैं और साकिब भाई एक उम्र के हैं, तो हमने समर वेकेशंस एंड विंटर वेकेशंस देखी थी अपने स्कूल में। आज हमारे बच्चों के स्कूल में पोल्यूशन की वेकेशंस होती हैं। इमेजिन करिए कि आप किस माहौल में रह रहे हैं। यानी आज ये बच्चे जब स्कूल जाएं और वापस आएं उस पोल्यूशन के माहौल में, तो ये एक दिन में अपनी सांस में 21 सिगरेट्स पीने के बराबर का धुआं लेकर आते हैं, और ये बच्चे 10-12 साल की उम्र से उससे एक्सपोज हो रहे हैं। हम लोग आज 40-45 साल की उम्र में एक्सपोज हुए हैं, तो इनका लेवल ऑफ एक्सपोजर हमसे कितना ज़्यादा होगा, ये हम सबको एक माशरे के एतबार से समझना ज़रूरी है।
सो ये मेरी आखिरी स्लाइड है कि आज हम किन बातों के ऊपर हमने गौर किया कि 21वीं शताब्दी में कैंसर सिर्फ कीमोथेरेपी से ट्रीट नहीं होता, उसके लिए बहुत सारे मुख्तलिफ इलाज मौजूद हैं। मेडिकल फ्रेटर्निटी में और लोगों में इस बात की ज़रूरत है कि इन चीज़ों को पहचानें और एक्सेप्ट करें। अवेयरनेस पेशेंट्स और जनरल पब्लिक में भी ज़रूरी है कि कैंसर को सिर्फ कीमोथेरेपी से ही नहीं ट्रीट किया जाता, उसके बहुत सारे मुख्तलिफ इलाज मौजूद हैं, बहुत सारी मुख्तलिफ ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं, और हमेशा कैंसर होना एक डेथ सेंटेंस नहीं है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नई दवाइयों की कॉस्ट को हर एक इंसान तक पहुंचाने के लिए उनके रैशनलाइज ऑफ ट्रीटमेंट, रैशनलाइज ऑफ कॉस्ट होना ज़रूरी है, ताकि हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज़ और हमारी इंश्योरेंस एजेंसीज उन चीज़ों के बारे में काम करें ताकि वो आखिरी इंसान तक पहुंच सके जिसको उसकी ज़रूरत है, क्योंकि कॉस्ट की वजह से बहुत सारे पेशेंट्स उनको अफोर्ड नहीं कर पाते। और इम्पॉर्टेंट ये भी है कि जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में मैसेज कम्युनिटी में जाए कि अगर किसी के फैमिली में जेनेटिक रिस्क है, कैंसर का हिस्ट्री है, तो वो अपने डॉक्टर से बात करें और अपने कैंसर एक्सपर्ट से या अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करें, ताकि वो ये व्हाट्सएप के फॉरवर्डेड मैसेजेस का चलन बंद हो। आप किसी साइंटिफिक तरीके से किसी एक्सपर्ट से राय लें। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि हमने उसको कहते जी हमने कहीं पढ़ा था, ये मैसेज आया था व्हाट्सएप पे। तो मैं एक बहुत साधारण सा आम सा सवाल पूछता हूं कि अगर आपके घर में बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट हो जाए तो क्या आप व्हाट्सएप के किसी मैसेज को पढ़कर या गूगल पे उसको टाइप करके बिजली के तारों को जोड़ेंगे? कितने लोग जोड़ेंगे अपने आप? जो जोड़ेगा मुझे बताएं, हाथ खड़ा करें। कोई नहीं जोड़ेगा। लेकिन कैंसर का इलाज लोग व्हाट्सएप के मैसेज से और गूगल से देख के कर लेते हैं। अच्छा, अगर मैं कहूं कि मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट हूं, कैंसर एक्सपर्ट हूं, लाइए मैं आपके बिजली के तार जोड़ देता हूं, मैंने तो साइंस भी पढ़ी है। दूसरी तरफ आपको ऑप्शन है कि एक 5वीं पास 6ठी फेल बिजली वाला जब गली में रहता है, 20 साल से बिजली का काम कर रहा है, तो आप मुझसे तार जुड़वाएंगे या बिजली वाले से जुड़वाएंगे? बिजली वाले से जुड़वाएंगे। वहां भी आप मुझे तरजीह नहीं दे रहे। वाई? आप लोग ये कह रहे हैं हम तो एक्सपर्ट से कराएंगे, डॉक्टर साहब आप रहने दो, हमारे घर में उल्टे पुल्टे तार जोड़ दोगे आग और लग जाएगी। हमें नहीं कराना आपसे काम, जो आपका काम है वो आप करिए, इसको उसे करने दीजिए। पर कैंसर के लिए हम हर एक की बात मान लेते हैं, किसी नीम की, किसी हकीम की, किसी वैद्य की, किसी बाबा रामदेव की, कोई मैक्लियोडगंज की दवाइयों की, कोई फलाने ढमकाने की या नवजोत सिंह सिद्धू जी की। यू हैव टू लेट द एक्सपर्ट डिसाइड कि क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आपको अपने डॉक्टर से बात करिए, इलाज लें ना लें वो आपके ऊपर है, पर आप लोगों ने खुद ये बात तस्लीम करी कि जो एक्सपर्ट उस फील्ड का है वो उस चीज़ के बारे में आपको बेहतर राय दे पाएगा। तो प्लीज़ अपने हेल्थ से रिलेटेड किसी भी बात को व्हाट्सएप या गूगल के ऊपर ना देखें। आप खुद गूगल पे देखकर बिजली के तार नहीं जोड़ सकते तो ह्यूमन बॉडी तो उन 2 तारों से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इस बात को कहकर मैं अपने खिताब को यहीं पे ख़त्म करूँगा और मैं एक बार फिर से शुक्रिया अदा करूँगा नसीम भाई का, जावेद भाई का और सब लोगों का जिन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए ये मौका दिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। आपकी बातें वाकई में बहुत मुतासरकुन थी। मैं सिटी पब्लिक लाइब्रेरी की जानिब से आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। And we all know that this is your dedication, hard work and perseverance which has led you to this well-deserved success.